अब हम लोग लिख लेते हैं न्यूक्लियर फोर्स। अरे डाल दीजिए न्यूक्लियर फोर्स, हेडिंग पर से डाल दी होगी आप लोगों को लास्ट टाइम पे। लिखिए इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। मैंने लास्ट टाइम पे भी बता दिया था कि न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव फोर्स भी होता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो अट्रैक्शन फोर्स ही पढ़ना है। तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स विच keeps bind the nucleons together, which keeps bind, ठीक है, बांधे रखता है, BIND, which keeps bind nucleons together, nucleons को आपस में बांधे रखता है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट करके डॉट डॉट बना के स्टार स्टार बना के लिखते जाइएगा अगली लाइन से। पहला पॉइंट है इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन फोर्स known in nature. It is the strongest interaction force known in nature. It is the strongest interaction force known in nature. ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए इट इज अ शॉर्ट रेंज्ड फोर्स अप टू 2 FM to 3 FM. FM मतलब femtometer. It is a short ranged force up to 2 FM to 3 FM. एक फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। दैट इज, कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन बराबर होता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की, बराबर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लीजिए इसका स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर होता है, इसका स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर होता है। स्पिन डिपेंडेंट मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है ना, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, वैसे ही न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी स्पिन करते हैं, ठीक है। तो स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर होता है। तो मैं ऐसे समझा देता हूँ, मतलब ये कि जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियॉन है, उसका स्पिन क्लॉकवाइज है और दूसरे का भी क्लॉकवाइज है। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों सेम सेंस में या दोनों एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी स्थिति में न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और अगर एक का स्पिन क्लॉकवाइज और एक का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो ऐसे में भी न्यूक्लियर फोर्स रहेगा अट्रैक्शन ही, लेकिन वीक अट्रैक्शन हो जाएगा। यानी आप इतना बस कह सकते हो कि अगर स्पिन पैरेलल है, पैरेलल स्पिन मतलब एक जैसा स्पिन है, ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और अगर अपोजिट है तो वीक हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो लिखिए, बोल रहा हूँ इट हैज़, अगला पॉइंट है इट हैज़ स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर। इट हैज़ स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर, दैट इज if two nucleons have, that is if two nucleons have parallel spin, if two nucleons have parallel spin, comma, then nuclear force will be strong. Nuclear force will be strong, and if two nucleons have anti-parallel spin, comma, then nuclear force will be weak. Nuclear force will be weak. ठीक है। साइंस में, फिजिक्स में जितने भी फोर्सेस आपने पढ़े हैं, मैंने आपको लास्ट में न्यूज के बारे में बताया था, NEWG, ठीक है।
यानी न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक फोर्सेस, है ना, NEWG, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, तो फिजिक्स में आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, अगर आपको याद हो तो फॉर्मूले में अपॉन आर स्क्वायर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी यही हालात है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें भी 1/r स्क्वायर आता है। इस प्रकार के रिलेशन को बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ऐसे फोर्सेस जिनकी वैल्यू सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर, मतलब इस फॉर्मेट को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है सेंट्रल फोर्सेस। समझे? क्लियरली मेरी बात समझिए। अगर कोई भी फोर्स इस रिलेशन को ओबे करता है, रिलेशन का क्या नाम है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर कोई भी फोर्स इस रिलेशन को यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है तो वो फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाता है। सेंट्रल फोर्स की खूबी ये होती है कि वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब अगर ऐसे फोर्स से वर्क किया जाता है तो पूरा वर्क, मतलब पूरी एनर्जी पूरे वर्क में कन्वर्ट होती है, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होता है। आई बात समझ में? तो आपके पास अभी तक आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, सब में आता है ऐसा। लेकिन ये न्यूक्लियर फोर्स जो आया इसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं होता। तो मतलब आपसे अगर कोई पूछ बैठे कि न्यूक्लियर फोर्स क्या कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप कहेंगे नहीं। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स सेंट्रल फोर्स होंगे और सेंट्रल फोर्स में ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होना चाहिए, जो कि इसमें फॉलो नहीं होता है। आई बात समझ में? लिखिए, इट डज नॉट फॉलो, अगला पॉइंट है, इट डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज, ये लिख लीजिए, F proportional 1/r। It does not follow inverse square law, that is F proportional 1/r square. That is, it is a non-central force. That is, it is a non-central force. ठीक है? नॉन सेंट्रल फोर्स को अंडरलाइन कर लीजिए, आपको याद आ जाएगी बात। ठीक है? तो ये था न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं मास डिफेक्ट के बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मास डिफेक्ट क्या होता है? सोचो कैसा हो कि तुमने क्या किया, तुम बाजार गए, 250 ग्राम का झोला था तुम्हारा, 250 ग्राम का झोला था, मान लेते, आधा किलो का झोला मान लेते हैं, भारी झोला है, टाट वाला, 250 ग्राम का मतलब आधा किलो का झोला था। तुमने क्या किया, 1.5 किलो सेब खरीदा, ठीक है, 1 किलो अंगूर खरीदा, 1 किलो पपाया हो गया, कुल मिला कितना हुआ, 4 किलो। तुमने सबको अलग अलग नापा और तुमने सब एक जगह असेंबली बना दी, कुल मिला के टोटल मास कितना हो गया, 4 किलो। अब तुमने पूरा उठा के जो तुम्हारा झोला था उसको तुमने एक तराजू पे रखा, तो आंसर आया 3.95 kg, यानी 0.05 kg गायब हो गया। इट विल बी क्वाइट सरप्राइजिंग, है ना? तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा थोड़ा ना होता है कि हम पपाया डाल देते हैं और एप्पल डाल देते हैं और सब कुछ डाल देते हैं और अंदर रिएक्शन हो जाती है किसी प्रकार। न्यूक्लियस बनने में ऐसी एक रिएक्शन होती है, मतलब ये एक प्रोसेस है, ठीक है। रिएक्शन कहने का मतलब तात्पर्य मेरा प्रोसेस से है कि जब कई सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं
तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में कि जब कोई सिस्टम बनता है तो सिस्टम के बनने में एनर्जी रिलीज होती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है वो जो प्रोडक्ट होता है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल बनता है। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से आती है केमिस्ट्री में तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई चीज़ें होती हैं, मतलब ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन अब दोनों में कौन किसके बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है? वो जिसके बनने में एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो जाए। ठीक, तो एनर्जी आई कहाँ से? मास खर्चा किया, एनर्जी बना, है कि नहीं? आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब बात समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हुआ यूं कि कई सारे प्रोटॉन और कई सारे न्यूट्रॉन जब मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं, कई सारे प्रोटॉन कई सारे न्यूट्रॉन मिलके जब एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो क्या होता है, कुछ मास का फर्क आ जाता है। यानी अगर इंडिविजुअली मैं ऐड करूं, समझिएगा मेरी बात, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इसमें हम एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, आ गया? एक प्रोटॉन का मास mp, तो कितने प्रोटॉन? Z, तो Z इंटू mp सारे प्रोटॉन का मास हो गया। a माइनस Z क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन का मास mn, तो सारे न्यूट्रॉन का मास हो गया। इन दोनों को जोड़ दें तो कुल मिला के न्यूक्लियस का मास होना चाहिए। लेकिन जब हमने मास ऑफ न्यूक्लियस निकाला तो क्या पाया कि ये जो आइटम हमने कैलकुलेट किया था ये बड़ा निकला इससे। नहीं समझे? मतलब जब अलग अलग सबको हमने तौला और जोड़ा तो ज्यादा आया, और जब उन्हीं चीजों को मिलाकर एक सिस्टम बन गया, एक न्यूक्लियस बन गया, और फिर हमने उस न्यूक्लियस का मास मेजर किया तो मास कम हो गया। तो मास कहाँ गया? एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गया। आई बात समझ में? क्लियर गुप्ता जी? तो जो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गया उतना हम अगर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो डिफरेंस आ जाएगा। कितना कितना खर्चा हो गया भाई? टोटल इतना होना चाहिए था, अभी फिलहाल हमारे पास इतना बचा है। इसका मतलब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? वो एक्स्ट्रा मास जो खर्च हो गया, है ना? इसी मास को कहते हैं मास डिफेक्ट। डिफेक्ट शब्द का मतलब समझे कि टेक्निकली थ्योरेटिकली ये होना चाहिए था कि जितना मास इसका है उतना ही मास न्यूक्लियस में होना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता में ये था ज़्यादा, और जब इससे कंबाइन करके बनाया गया तो ऑक्टेन आ गया तो मास निकला कम। इसका मतलब इन दोनों के मासेस में जो डिफरेंस है वो मास खर्च हो गया, रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जितना मास में डिफरेंस आया दैट डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये मास डिफेक्ट के कारण ही आपका न्यूक्लियस बन पाया है। यानी अगर एनर्जी ही नहीं निकलेगी तो स्टेबल प्रोडक्ट कैसे बनेगा? केमिस्ट्री का सिद्धांत में फिर वही बात कहूँगा कि जब तक मास खर्चा नहीं होगा तब तक एनर्जी निकलेगी नहीं, और किसी भी स्टेबल प्रोडक्ट को बनाने के लिए एनर्जी का निकलना नितांत आवश्यक है। आई बात समझ में? तो लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, हेडिंग डालिए मास डिफेक्ट। लिखिए द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट masses, the difference between the rest masses of nucleus, the difference between the rest masses of the nucleus and sum of the rest masses and sum of the rest masses of its constituent nucleus, of its constituent nucleus is called mass defect, is called mass defect। समझ गए?
ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इसके ऊपर लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में लिखा है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी की। जो एनर्जी निकल गई ना ये मास खर्चा होके, उसी को कहते हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी। यानी किसी स्टेबल न्यूक्लियस को क्रिएट करने के दौरान जो मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी बाहर निकल गई, उसी को कहते हैं क्या, बंधन ऊर्जा, अर्थात बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, हिंदी में बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर हम आइंस्टाइन अंकल की बात मान के चलें, अगर हम आइंस्टाइन अंकल की बात मान के चलें, तो अगर डेल्टा एम मास खर्चा हुआ है, तो जब मैं इसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, बाइंडिंग। एक बोला मैंने, जितना मास खर्चा हुआ उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकली वही बाइंडिंग एनर्जी होगी। ठीक है, लेकिन बट प्रॉब्लम इज कि अगर इस फॉर्मूले को लगाओगे तो ऑब्वियसली ये स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है इन वैक्यूम। ठीक है, और ये मास आप काहे में रखेंगे, केजी में। ये है मास डिफेक्ट जो काहे में रखा जाएगा, इन केजी में रखा जाएगा। तब अल्टीमेटली, ठीक है, तो यूनिट क्या आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का, जूल। क्योंकि सब कुछ तो मैं साइंस सिस्टम में कर रहा हूं। किंतु याद करो, एक और तरीका है, हमने कल आपको बताया था। एक AMU 931.5 के इक्विवेलेंट होता है। नहीं समझे? यानी कि होता यूं है कि अगर आपको डेल्टा एम की वैल्यू काहे में पता हो, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट की वैल्यू अगर आपको AMU में पता है, तो आप बस 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपका बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। किंतु वो बाइंडिंग एनर्जी आएगा, यूनिट आपका रहेगा उस केस में ये नहीं रहेगा। ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी में अक्सर पूछा जाता है। यानी ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला ये है तुम्हारे लिए। यानी अगर आपको AMU में डेल्टा एम पता चल जाएगा, जो कि पता चलेगा ही, ठीक है, तो आप डायरेक्टली उसमें 931.5, अगर क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में केवल 931 दिया जाए, क्योंकि दिया जाता है। ठीक है, ISC में तो मैंने देखा हुआ है, CBSE में एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो CBSE वाले केस में आप याद करके जाइए, ISC वाले केस में भी याद करके जाइए। और उसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर डेटा दिया जाता है, आखिरी में लिखा होता है, देख लेना गौर से, जहाँ पन्ना पढ़ो बीच में आखिरी पन्ना नहीं पढ़ा हमने, यूजफुल डेटा लास्ट में लिखा होता है। तो अगर AMU लिख दिया जाए कि वो एक 931 के बराबर है या 931.5 के बराबर है, तो उसके हिसाब से काम करिए। समझ गए? तो डेफिनेशन तो बोली नहीं मैंने, लिखिए बाइंडिंग एनर्जी। लिखिए द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज the energy required to break, the energy required to break, the energy required to break a nucleus, the energy required to break a nucleus, the energy required to break a nucleus, the energy required to break a nucleus into its constituent protons and, मतलब मैं उल्टा लिखवा रहा हूँ। देखिए बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन जैसे आपने केमिस्ट्री में लैटिस एनर्जी पढ़ा होगा, तो मैं पहले लैटिस एनर्जी बताता हूँ, फिर बाइंडिंग एनर्जी बताता हूँ। दोनों का कंसेप्ट सेम है। चाहे आप ग्रेविटेशन की बात कर लीजिए, ग्रेविटेशन में भी ऐसे ही था पिछले साल।
सुनिए, लैटिस एनर्जी में क्या होता है? लैटिस एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं कि अगर आप किसी भी सॉलिड क्रिस्टल, मतलब 1 मोल सॉलिड क्रिस्टल ले लीजिए, उसके कंस्टिट्यूएंट को अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। या इसका उल्टा कर दीजिए कि अगर 1 मोल क्रिस्टल को बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, मैंने अभी भी यही तो बोला कि जब सिस्टम बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है और जब सिस्टम टूटता है तो एनर्जी देनी पड़ती, ठीक है। दोनों ही स्थितियों में लैटिस एनर्जी कहा जाएगा, दोनों ही स्थितियों में बाइंडिंग एनर्जी कहा जाएगा। नहीं समझे? मतलब अगर न्यूक्लियस को बनाने के लिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को पास लाने में जो एनर्जी बाहर निकल गई उसे क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। या इसका उल्टा कि बने बनाए न्यूक्लियस में अगर आप इतनी एनर्जी दे दो कि उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या हो जाएं? अलग अलग हो जाएं, तो भी हम क्या कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। नहीं समझ में? दोनों बातें होती हैं, ठीक है। जोड़ते समय जो एनर्जी निकले वो बाइंडिंग एनर्जी, तोड़ते समय जो एनर्जी देनी पड़े वो बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। देखिए, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, लिख लिया? टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स and to separate them to such a large distance that they may not interact with each other. They may not interact with each other. ठीक है, क्लियर? इसको कॉपी कर लीजिए आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिख के। चलिए, तो एक और चीज इससे रिलेटेड समझ लेते हैं, इसके बाद वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में। इसी में आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन बताएं, फॉर्मूला बताएं, सबसे पहले आपसे हम एक सवाल पूछेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी पता है? बिल्कुल पता होगी। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, सबको पता होगा। तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकालना पड़े तो, समझे? एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, और न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन निकालने की एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। यानी किसी न्यूक्लियस में से एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन नोच के बाहर निकालने के लिए, मतलब बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जो देनी पड़ती है, दैट एनर्जी इज नोन एज व्हाट? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और बाकी बहुत बड़ा कोई फंडा नहीं है, क्योंकि जो नाम है वही तो डेफिनेशन है, BEPN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन होता है ना? बस, तो डेफिनेशन भी यही है, फॉर्मूला भी यही है। तो आपके मैं लिखवा देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने फॉर्मूला लिख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब इंपॉर्टेंट किस मामले में? यही वो चीज है जिसकी हेल्प से ये पता लगता है कि न्यूक्लियर फिजन करने वाला है या न्यूक्लियर फ्यूजन करने वाला है, स्टेबल है या नहीं है। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितना ज़्यादा होगा, वो न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल होगा, वो उसके चांसेस ये रहेंगे कि ना वो न्यूक्लियर फिजन करेगा ना फ्यूजन करेगा। आई बात समझ में? क्योंकि भाई न्यूक्लियर फ्यूजन खुशी से नहीं होता है, ये खुद खुशी से होता है। मतलब ये
कि अगर न्यूक्लियस बहुत छोटे छोटे साइज के हैं तो उनका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बेचारे अपने आप को सेव करने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाने के लिए साठगांठ करते हैं, होता नहीं महागठबंधन, है ना। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने जैसे 10-12 आदमी मिला लिए जाते हैं ताकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा हो जाए और हम स्टेबल बने रहें, ठीक है। समझ में आया। अब दूसरा, मतलब मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, मतलब चले जाओ, कोई कांग्रेसी बैठा हो, महागठबंधन वाला बैठा हो। अब कोई पार्टी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो गई, उसका मैनेजमेंट खराब हो गया तो पार्टी टूट गई, ठीक है भाई। कोई भी चीज़ अगर एक के दिमाग से चलती तो चल पाती, 10 दिमाग से चलती तो नहीं चल पाती। वही चीज़ होती है न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, मतलब ये जब कोई न्यूक्लियस ज़रूरत से ज़्यादा हैवी हो जाता है तो उसका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाता है, मतलब वो अनस्टेबल हो जाता है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऐसा है, बंटवारा कर, बंटवारा कर, है ना। घर में अगर छीछा लेकर मच गई 2-3 भाइयों के बीच में, ऐसा बंटवारा, मकान बेचा जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। या बीच में से लाइन खींच देंगे, एक फर्री तुम्हारी, एक फर्री इनकी, एक फर्री बीच वाली की। आई बात समझ में, क्लियर। तो ये है पूरा खेल बाइंडिंग एनर्जी पर। समझ में आया ना। कोई भी न्यूक्लियस कितना स्टेबल रहेगा ये पता चलता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। तो लिखिए इसके अंदर, द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट the average energy required to extract one nucleon, the average energy required to extract one nucleon, the average energy required to extract one nucleon from the nucleus is called बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले के नीचे लिख लीजिए स्टार बना के, मोर इज द binding energy per nucleon, more stable will be the nucleus. More is the binding energy per nucleon, comma, more stable will be the nucleus, and vice versa. More is the binding energy per nucleon of the nucleus. ठीक है, क्या बोला मैंने? More is the binding energy per nucleon. More stable will be the nucleus and vice versa. तो एक कर्व के थ्रू, एक फिगर के थ्रू इसको समझाया जाता है, वो हम लोग अगले टर्म पे डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है। ओके, चलिए आज पढ़ना है हम लोगों को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। लास्ट में मैंने आपको बता दिया था बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से किसी एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, राइट। एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालना है तो उसको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और उसी प्रकार से अगर न्यूक्लियस के अंदर से एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन बाहर निकालना पड़े तो जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक। मतलब किसी एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसे हम कहते हैं क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर न्यूक्लियस के अंदर से एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन बाहर निकालना है तो जो एनर्जी लगेगी उसे हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पांडे जी वाला अभी भी गलत बता रहे, पता नहीं किस सदमे में, ठीक। फिर से बोल लो तीसरी बार, पांडे जी वंस मोर तुम्हारे लिए। एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी।
और न्यूक्लियस के अंदर से एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन निकालने में जो एनर्जी चाहिए होती है उसे क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पांडे जी अब भी पूरा नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं, हमें गर्भ है इनके ऊपर। चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं अगले स्टेट। समझ में आ गया ना? न्यूक्लियस के अंदर से एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन बाहर निकालना है, ठीक है? जो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं पॉइंट नंबर 2 पे आ रहा हूँ आज के। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ये पता लगता है कोई न्यूक्लियस स्टेबल है या नहीं है, ठीक है? जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है वो स्टेबल होता है, और जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है वो अनस्टेबल होता है। मीन्स यू कैन compare the stability of two nucleus by knowing the value of binding energy per nucleon. Means suppose you have two nuclei, suppose first one is X and second one is Y. First one is X and second one is Y. Then binding energy per nucleon of X is suppose more and binding energy per nucleon of Y is less. तो stable कौन ज़्यादा हुआ? X ज़्यादा stable हुआ, Y कम stable हुआ। जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है वो स्टेबल होता है, और जिसका कम होता है वो अनस्टेबल होता है कंपैरेटिवली। आई बात समझ में? आज जो पढ़ना है, मैं तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। थर्ड पॉइंट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। तो ड्रॉ करिए, हेड डाल दीजिए, हेड डालिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। हेड डालिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, ये है बेटा BePn, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। मींस क्या? नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रही है? ध्यानपूर्वक देखिए बहुत अच्छे से, ठीक है? ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक है? इसका ग्राफ एक्सपेरिमेंटली जब बनाया लोगों ने तो कुछ यूं बनता है। तीन पीक आते हैं, इस तरीके से, ठीक है? तो ये अलग अलग न्यूक्लियाइज के लिए है, मैं बता देता हूं, लिखता हूं मैं। ये He4 है इस जगह पे, और यहाँ पे Li6 है, यहाँ पे C12 है, और यहाँ पे N14 है, यहाँ पे O16 है, और यहाँ पे 16 ऊपर लिखा जाएगा, और यहाँ पे F18 लिखा जाएगा। जो सबसे ऊंचाई पे बैठा है वो अब तक 56, आयरन 56। काफी दूरी पे, इसको इतना नीचे नहीं करना था, ऐसे सबसे ऊंचाई पे Fe56, और यहाँ कहीं यूरेनियम 238, ठीक? जैसा कि इस ग्राफ को अगर हम देखें, मैं फिर से एक बार बोलने की इच्छा रखता हूं, सारे कंसेप्ट फिर से, बहुत आसान टॉपिक चल रहा है। जिस प्रकार से किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें उसे एनर्जी देनी पड़ती है, और जितनी एनर्जी देकर हम किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल पाते हैं उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है? उसी प्रकार किसी न्यूक्लियस के अंदर से एक न्यूक्लियन बाहर निकाल लेना, न्यूक्लियन प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूक्लियन न्यूट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है? तो न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन यानी एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन बाहर निकाल लेने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जितनी ज़्यादा किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है,
यानी उसके चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं कि वो न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन कर पाए। आई बात समझ में? यहाँ कहानी भले ही आपके सिलेबस से शायद न्यूक्लियर नहीं है न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन है, पढ़ना है, ठीक है। यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से इस बात का आइडिया लगता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन होने वाला है, यानी छोटे छोटे न्यूक्लियाई जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाने वाले हैं, या न्यूक्लियर फिजन होने वाला है, यानी एक बड़ा न्यूक्लियस फट जाएगा और छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ गौर से देखिए, ये ग्राफ है हमारा तीसरा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा है तो स्टेबल रहेगा, वो फिजन और फ्यूजन नहीं करेगा, और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है तो फिर वो फिजन फ्यूजन करेगा, ठीक है। अब फिजन कब करेगा, फ्यूजन कब करेगा, मैंने भी बातों बातों में बताया कि अगर हैवी है, भाई फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना। टूटेगा कौन? जो हैवी होगा, बड़ा होगा। फिजन उसी का तो होगा, यानी जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है उसका मास ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा? न्यूक्लियर फिजन हो जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? मतलब पहली चीज ये कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हो कम, ठीक है। अब यहाँ पे दो कैटेगरी हो गई, या तो उसका मास नंबर ज्यादा होगा या तो उसका मास नंबर कम होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर कम है और मास नंबर ज्यादा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम हो गया तो ये 100% क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस का अगर मास नंबर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? वो टूटेगा, क्योंकि जो भारी है वही फट सकता है। जैसे शरीर में दम है, नहीं उसे क्या निकाला जा सकता? कुछ नहीं, ठीक। और जो अनस्टेबल है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, उसका मास नंबर भी कम है, यानी पहले से कमजोर है, तो ये अब क्या करेगा? जुड़ना चाहेगा। तो क्या करना चाहेगा? फ्यूजन करना चाहेगा। वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर ज्यादा है तो लफड़ा ही खत्म है, कुछ होएगा ही नहीं, नो फिजन नो फ्यूजन। आई बात समझ में? तो ये ग्राफ कुछ ऐसे ही बताता है। हम तीसरे स्टेप पे आ गए हैं। इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है तकरीबन 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन, जो कि सबसे ज्यादा होती है सभी न्यूक्लियस में से। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है आयरन 56 की, यानी ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है दुनिया में सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके न्यूक्लियस में से। क्योंकि देखो कहाँ बैठा है? शिखर पे बैठा है, आसमान पे। शिखर पान मसाला बात नहीं कर रही है, समझ? एकदम आसमान में बैठा है। आसमान बैठे मतलब बहुत ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, यानी ये बहुत स्टेबल है। उनके कंपैरिजन में हमने आपको दो डिपार्टमेंट दिखाए हैं। ये हल्के वाले हैं 6, 4, है ना। इसके नीचे भी आइटम है कुछ कुछ, H2, H3, है ना। समझ गए होगे ये कि कुछ डिपार्टमेंट से। ये देखो नीचे है ग्राफ में, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। ये भी देखो हाईएस्ट से नीचे आ गया, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। लेकिन ये वो है जिनकी कम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और साथ ही साथ ये भारी है, 238 वाले हैं ये। नहीं समझे? इतना तो क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये, इधर जाएंगे तो अनस्टेबल, इधर आएंगे तो अनस्टेबल। इतना क्लियर हो गया। अब बस ये डिसाइड करना है कौन फटेगा और कौन जुड़ेगा। तो फटेगा वो जिसका मास ज्यादा, ये फटेगा। तो ये हो गया प्रोन टू फिजन, ठीक है। इसकी टेंडेंसी फिजन होने की है, और इस डिपार्टमेंट में क्या हो जाएगा? प्रोन टू फ्यूजन। गॉट इट? बात समझ में आ गई? इसी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व। और ये क्या है? मोस्ट स्टेबल। अब कोई कह दे कंपेयर करो कि बताओ, आप खुद बताइए, हीलियम 4 और लिथियम 6 में ज्यादा स्टेबल कौन? हीलियम 4। कुछ लोग बता ही नहीं, पता नहीं क्या तुम लोग मतलब
किस चक्की का आटा खा रहे हो, चिपक गया, मतलब फेविकोल लगा उस आटे में, मतलब खाते ही दिमाग चिपक जाता है, अपनी जगह स्टिक हो जाता है। अब इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, ठीक है, साफ साफ समझ में आना चाहिए कि जो जितनी ज़्यादा ऊपर बैठा होगा इस कर्व में वो कंपैरेटिवली स्टेबल हो जाएगा। मैंने हीलियम लिथियम बोला, तुम्हारा दिमाग चिपक गया, दिमाग चिपक गया तो जबान भी चिपक गई। हीलियम लिथियम में हीलियम ज़्यादा स्टेबल, लिथियम कम स्टेबल। हम पूछ ले कार्बन नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा स्टेबल, कार्बन ज़्यादा स्टेबल। एक बार वो होता नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद जब गाड़ी एक बार चलने लगती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, फ्रिक्शन होता है फिर भी। उसके बाद ऑक्सीजन 16 और फ्लोरीन 18 में कौन ज्यादा स्टेबल, ऑक्सीजन। आई बात समझ में, कॉपी कर लीजिए पहले तो, लिखिए फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी कर्व, कुछ लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी बोलते हैं, कुछ लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व बोलते हैं, अंडरस्टूड रखिएगा सेम ही चीज है। फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी कर्व वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स, we can conclude the following points, we can conclude the following points. We can conclude the following points. Number 1, except of some nuclei like He4, C12, ठीक है, except of some nuclei, comma like He4, C12, comma लगा दीजिएगा, comma O16, comma binding energy per nucleon is on or near the smooth curve, on or near the smooth curve। मतलब अगर ये चोंच जैसे ये ना बन गए होते हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन वाले, तो लगभग ये कर्व कैसा हो चुका होता, ये स्मूथ कर्व हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आगे अगला पॉइंट लिखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज मोर नहीं, ये मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज मैक्सिमम फॉर आयरन 56, दैट इज इट इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, इट इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, इन द मास नंबर रेंज 2 to 20, 2 से 20 तक, इन द मास नंबर रेंज 2 to 20 देयर आर सम वेल डिफाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। इन्हीं की बात हो रही है, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, 2 से 20 मास नंबर की रेंज में सब कुछ वेल डिफाइंड मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं। इन द मास नंबर रेंज 2 to 20 there are well defined maxima and minima on the curve, full stop। the maxima and there are well defined maxima, क्या बोल, there are well defined maxima and minima on the curve। ठीक है, the maxima occurs, इसी में लिखिए, कंटिन्यू करिए,
the maxima occurs for helium 4, carbon 12, oxygen 16, indicating the higher stability, of these nuclei, in comparison to minima corresponding to low stability for Li6, N14 and F18. ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। द कर्व हैज a broad maximum close to the value close to the value 8.5 MeV per nucleon, ऐसे लिखा जाता है MeV per nucleon। MeV per nucleon। अरे यार न्यूक्लियन इस पहले ही रख देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियन in the range of mass number 40 to 120, 40 to 120। Full stop। It has peak value of 8.8 MeV per nucleon, MeV per nucleon for iron 56, for iron 56, ठीक है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। As the mass number increases further, comma, the binding energy per nucleon shows gradual decrease and drops to 7.8 MeV per nucleon for यूरेनियम 238, ठीक है। यूरेनियम 238 समझ गए? यानी जितने पॉइंट मैंने लिखवाए मैंने इधर से शुरू किए, ठीक है, और आखिरी तक गए, ठीक है। बाकी मैंने इसमें फिगर में ही लिख दिया कि कौन से वाले न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए उतावले बैठे हैं और कौन से वाले न्यूक्लियर फिजन के लिए उतावले बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ से
न्यूक्लियस की स्टडी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है,